नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की आंतरिक लड़ाई सामने आई, यानी कि जो अंदर की कला है वो खुलकर सामने आ गई। केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा के सामने कई प्रस्ताव रखे हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों अटकलों को लेकर गर्म हो गई है। यूपी सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही बयानों में इन अटकलों को हवा दे दी थी। हालांकि इन सबके बीच केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि फिलहाल समन्वय बनाने पर ही जोर होना चाहिए और किसी भी प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जब बैठकों का दौर शुरू हुआ था, तभी केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसने सभी को चौकन्ना कर दिया, चौकस कर दिया। और इसी के बाद जो सरगर्मियां थी वो बदल गई थी। कहा था कि सरकार नहीं बड़ी होती संगठन से। देखिए, इस खबर को दिखाया भी जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बड़ी सियासी घाव के बाद अब सर्जरी की तैयारी। तो ये इस ओर इशारा है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से कहा जा सकता है कि कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ से अलग चलते नजर आए, चाहे दो कैबिनेट बैठक में उनकी गैर हाजिरी रही हो या फिर किस तरह बार बार उन्हें दिल्ली आला कमान की ओर से दिल्ली तलब किया जा रहा था। वाई यहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी के साथ साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से, क्योंकि अपने बयानबाजियों को लेकर वो सुर्खियों में आ गए थे। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा की गुटबाजी जो है वो खुलकर सामने आई थी। और यहां तक कि देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि अखिलेश यादव ने इसके लेकर निशाना साधा था और ये कहा था कि किस तरह से ये सब कुछ जो है, यानी बीजेपी जो अब तक तोड़फोड़ करती थी, अब उसकी अपनी पार्टी में तोड़फोड़ हो रही है और इसे बचा पाना मुश्किल है। सब पार्टी बचाने में लगे हुए हैं, तो फिर आखिर जनता किसके भरोसे है, ये कहा गया है। देखिए, केशव के बाद भूपेंद्र भी दिल्ली में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी से लगभग 1 घंटे की ये बातचीत चली थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद आपको बता दें कि सियासी माहौल के बीच भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी ने भी मुलाकात की थी और चौधरी की भी मुलाकात लगभग 1 घंटे की हुई थी। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, सरकार व संगठन के स्तर पर की जाए तैयारियों की जायजा लिया गया। और देखिए, पार्टी के भीतर किस तरीके से आंतरिक कलह उठ रही है और ये तमाम जो बड़े नेता हैं सेंट्रल की उनकी जिम्मेदारियां बन जाती है कि जिस तरीके से जो निराशाजनक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा था, वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई है। फिलहाल मायने इस बात की यही। बिल्कुल, देखिए, इस बीच खबरें ये भी आई कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि आला कमान की ओर से कहा गया कि अभी 2 महीने तो कम से कम आपको जिम्मेदारी संभालनी होगी, क्योंकि देखिए स्थिति ही ऐसी बनी हुई है। और खासकर अगर हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर जिस तरह से सबसे खराब प्रदर्शन रहा था, ऐसे में कल हमने ये भी देखा कि बीजेपी में जो पूर्व मंत्री रहे हैं सुनील भराला, उन्होंने भी इसे लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब से पहले कई सारे ऐसे अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है हार की जिम्मेदारी लेते हुए, तो फिर कुछ नाम ऐसे हैं जो कि अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो कि एकजुटता दिखाती थी, अनुशासन की पार्टी होने की बात करती थी, वो आज बैकफुट पर कह लीजिए या ये कह लीजिए कि अंतर्कलह की वजह से सभी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर नजर आ रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें 80 सीटें यहाँ पर आती हैं और जिस तरीके से लोकसभा में प्रदर्शन देखने को मिला था वो अप्रत्याशित था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा खराब प्रदर्शन बीजेपी करेगी और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के अंदरूनी मुद्दे को लेकर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम अपने दल के अंदर कर रही है और इसीलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़े के दलदल में धंसती नजर आ रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है।
तो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि तोड़फोड़ की राजनीति, जोड़तोड़ की राजनीति बीजेपी करती थी, लेकिन अब इनकी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल अपने ही चीज़ों में उलझकर नजर आ रही है बीजेपी। देखिए, अखिलेश यादव ने इस खबर को छापा गया है हिंदुस्तान टाइम्स में। Opposition takes a swap at BJP over fight to power. Governance has taken a backseat in Uttar Pradesh as Bharatiya Janata Party leaders are fighting for power and overlooking the public affairs of the state. Samajwadi Party SP Chief Akhilesh Yadav said on the Wednesday amid growing rumblings in the ruling party after its पुअर शोइंग इन लोकसभा इलेक्शन। जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर अपनी तमाम बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैठे बिठाए जो मुद्दा है अखिलेश यादव को बीजेपी ने ही दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक तो आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, वो तमाम बातें सामने आई, उसके बाद जिस तरीके से आपकी अंतर कला है, उत्तर प्रदेश का से हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से किसी को उम्मीद नहीं थी, लगा था कि सब चीज़ें जो हमेशा बीजेपी में नज़र आती हैं बहुत सफल होती हैं, बहुत सटल होती हैं, कि अनुशासन जो डिसिप्लिन है वो हमेशा नज़र आता है। लेकिन खुले मंच से जिस तरीके से पार्टी के डिप्टी सीएम ने इस तरह की बातें की कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, सरकार बड़ी नहीं होती, ये जो एक लाइन थी, इस एक लाइन में तमाम चीजें सामने आ गई थी, अंतर कला खुलकर सामने आ गई थी। और अब बैठे बिठाए समाजवादी पार्टी ने बैठे बिठाए कि उनको मुद्दा मिल गया। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ ये है कि केशव प्रसाद मौर्य कल इसे लेकर ट्वीट भी करते हैं और फिर ये कहते हैं कि संगठन बड़ा है सरकार से। इसके बाद इस ट्वीट को वो डिलीट कर देते हो, 5 मिनट बाद फिर से इस ट्वीट को वो दोबारा से करते हैं, जिसमें वो फिर से इस बात को दिखाते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। अब देखिए कई मायने इसके निकाले जा ही रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कि जिस तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को जरूर मिला है। और कहीं ना कहीं सपा पर ये आरोप जो रहते थे कि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, सपा ने खुद को जमीनी स्तर पर उतार कर पार्टी को मजबूत किया है और इसका खामियाजा जो है वो आने वाले वक्त में भाजपा को शायद भुगतना पड़े अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। दोनों डिप्टी सीएम को योगी की टीम में जगह नहीं है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटहरी और कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में 5 समाजवादी पार्टी के पास हैं, तो आरएलडी निषाद पार्टी की एक सीट पर है, जबकि बीजेपी की 3 सीटें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चौंकाया, उसी को देखते हुए ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो 10 सीटें और 30 मंत्रियों की तैनाती इसमें की गई है। दरअसल अभी जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसको लेकर ये तैनाती की गई है। 30 मंत्रियों को तैनात किया गया है। इसी क्रम में ये भी कहा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि देखिए आपको कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में रुकना होगा। जिन जिन मंत्रियों को तैनात किया गया है, 30 मंत्रियों को दरअसल प्रभारी बनाया गया है और लोकसभा चुनाव में जो निराशाजनक नतीजे रहे उन्हीं से सबक लिया गया है। इन मंत्रियों के साथ मंथन किया गया है और ये कहा गया है कि 10 की 10 सीटें हमें जीतनी है। यानी देखिए आपने देखा होगा कि इस बार भी बीजेपी का ये कहना था कि 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और इस बार जो विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं इसमें बीजेपी का ये कहना है कि हम
10 में से 10 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चलेंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ आगे की भी रणनीति पर काम करना है। और ये 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बीजेपी के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके बाद ही मान लिया जाएगा कि आखिर तैयारी क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आने वाले समय में 2027 में चुनाव होने हैं, तो उससे पहले पार्टी मजबूत हो रही है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमने लगातार देखा था कि बैठकों का दौर चला था। हमने ये भी देखा कि लगातार मंथन किया जा रहा था, हार पर मंथन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे अलग अलग जगह पर, लेकिन उस मंथन से सबक क्या लिया है अब ये देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और 10 राज्यों की जो कह सकते हैं 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वो सीटें कहीं ना कहीं से लिटमस टेस्ट हम बीजेपी का माने तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बीच देखिए अब कहीं ना कहीं अपनी सीटों को जीतना भी होगा। जो अंतःकलह पार्टी के भीतर फैली हुई है उस अंतःकलह को समेटने की जिम्मेदारी भी अब बीजेपी की और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आबकारी मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है। विवादित शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, इसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट 29 जुलाई को करेगा। मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप प्रमुख की याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को दलीलें सुनी और फिर अपना फैसला सुरक्षित रखा। हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की अर्जी पर भी अपना फैसला सुरक्षित रखा। हालांकि इसमें नियमित जमानत का मुद्दा कोर्ट के सामने विचार के लिए अभी भी खुला है। देखिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और ईडी के मामले में तो हालांकि राहत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है सीबीआई के मामले में। तो आबकारी मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी के मामले में पहले ही मिल चुकी है जमानत। विवादित शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी वैध थी या अवैध, इसका फैसला दिल्ली हाईकोर्ट 29 जुलाई को करेगा। मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आप प्रमुख की याचिका पर कोर्ट ने बुधवार को दलीलें सुनी और फिर अपना फैसला सुरक्षित रखा। देखिए हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम जमानत के अनुरोध वाली केजरीवाल की अर्जी पर भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि इसमें नियमित जमानत का मुद्दा कोर्ट के सामने विचार के लिए अभी खुला हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए हम कह सकते हैं चारुल कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बदस्तूर जारी हैं, जो कि एक मामले में उनको जमानत मिलती है, ईडी यहाँ पर साफ तौर पर उसका विरोध करने लग जाती है। अच्छा, ईडी को लेकर भी कहा गया था कि 90 दिन हो गए हैं, आप अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो क्यों नहीं पेश करे हैं, आखिरकार वो सबूत जो आप बता रहे हैं वो सबूत हैं कहाँ, उन सबूतों को भी पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट फटकार ईडी को भी लगा चुका है, लेकिन ईडी का साफ तौर पर यही कहना कि केजरीवाल को जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह जब बाहर आ जाएंगे सबूतों के साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, सबूतों के साथ खिलवाड़, छेड़छाड़ और इसी के साथ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी कंपनियों के भारी विरोध के बाद कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने के फैसले को वापस ले लिया है। सिद्धरमैया ने इस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर बुधवार 17 जुलाई की शाम को अस्थायी रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि सरकार आरक्षण की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। इस पर फैसले पर विवाद बढ़ता रहा तो 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा दी। 16 जुलाई को इसकी घोषणा की गई थी। देखिए कर्नाटक में बैकफुट पर नजर आ गई कहीं ना कहीं इन तमाम मसलों को लेकर। आपको बता दें निजी कंपनियों में स्थानीय आरक्षण विधेयक विरोध के बाद ये पूरा फैसले को टाल दिया गया।
हुआ क्या, कैबिनेट की मोहर के बाद आज आपको बता दें कि विधानसभा में इस बिल को पेश होना था। प्रबंधन स्तर पर 50%, गैर प्रबंधन स्तर पर 70% नौकरियां कर्नल लोगों को देने का प्रस्ताव था। इसी पर विरोध शुरू हुआ। 100% आरक्षण की पोस्ट सीएम ने हटाई। तो फिलहाल देखिए तमाम बातें, जिसमें साफ तौर पे आपको बता दें, इसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं इस तरह की सुविधा यदि आप देंगे तो यूपी बिहार के हजारों युवा इससे प्रभावित होंगे। क्यों, किस तरीके से आपको बता दें, कर्नाटक सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर पड़ेगा। यहाँ से हर साल हजारों की संख्या में कर्नाटक की कंपनियों में काम करने के लोग जाते हैं। इसमें ज्यादातर ग्रुप सी और ग्रुप डी में लोग आते हैं। साथ ही निजी कंपनियों में प्रबंधन व गैर प्रबंधन स्तर के पदों पर भी बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग हैं। बेंगलुरु की यदि हम बात करते हैं, बेंगलुरु देश का आईटी हब है। तो कर्नाटक का बेंगलुरु आईटी हब है। यहाँ इंफोसिस, विप्रो, एचएलए और एक्सचेंज, टीसीएस, आईबीएम, ऑरेंजकल, ये तमाम जो 35% आईटी प्रोफेशनल शहर में आते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप एक वर्ग को, एक निश्चित जाति को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के प्लान लेके आएंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब इसी को लेकर कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री पहले सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी करते हैं और उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। आदेश जो है उसे वापस ले लिया जाता है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने के फैसले पर 17 जुलाई की शाम को अस्थायी रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ऑफिस के सूत्रों ने बताया कि सरकार आरक्षण की समीक्षा करेगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 16 जुलाई को की घोषणा की थी। इस फैसले पर विवाद बढ़ा तो 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली। जाहिर सी बात, देखिए शाहरुल, खबर इसलिए भी खास हो जाती है कि विरोध का सामना तो करना पड़ा था जो तमाम बड़ी कंपनियां थी, जैसे कि नेस्कॉम हम बात करें। नेस्कॉम ने भी कहा था कि ये बिल जो है परेशान करने वाला है। इंफोसिस के पूर्व सीएफओ ने भी इस पर विवाद खड़ा किया था कि इससे कहीं ना कहीं उद्योगों पर असर पड़ेगा और इसी को लेकर अब कर्नाटक सरकार को कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आना पड़ा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द रखते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अग्निवीरों को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जहां अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो हरियाणा में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात नायब सैनी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कही है। तो फिलहाल आपको बता दें, अग्निवीरों को मिलेगा 10% का आरक्षण। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने अग्निवीरों को लेकर एक बड़ा और खास ऐलान किया। उन्होंने कहा अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों के प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। देखिए, ये पहले से ही कहा जा रहा था कि अग्निवीर योजना में कुछ तो बदलाव किए जाएंगे, कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि सहयोगी दल जो है बीजेपी के वो भी मांग कर रहे थे। विपक्ष तो हालांकि साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे, लेकिन इन सबके बीच कुछ कुछ बदलावों का दौर जो है वो लगातार चल ही रहा है। ऐसे में हरियाणा में ये बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो किया गया। हरियाणा में चुनाव भी है और ये कहा गया है कि 10% रिजर्वेशन अग्निवीर जो है उन्हें दिया जाएगा। हालांकि कुछ सीमित नौकरियां बताई गई हैं कि किन किन में जो रिजर्वेशन है 10% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले भी देखिए, ये माना जा रहा है कि क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं तो सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है, और ऐसे में अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष जिस तरह से भ्रामक स्थिति फैला रहा है, जैसा सरकार का कहना है, तो ऐसे में कोई भी एक लूपहोल ना रह जाए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, ना सिर्फ केंद्र बल्कि राज्य सरकार भी। और ऐसे में नायब सिंह सैनी सरकार की ओर से 10% आरक्षण देने की बात कही गई। कुछ नौकरियों में हालांकि आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए, उन्होंने बताया कि जो भी ये कंफ्यूजन रहा है, या ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने जो स्थिति बना दी थी अग्निवीर योजना को लेकर, तो ये तभी संकेत दे दिया गया था जिस दौरान नतीजे आए थे कि आने वाले वक्त में अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन बदलाव के साथ साथ अब यहाँ पर हरियाणा में बात कर लें तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा।
जाहिर सी बात है, चूंकि अभी जिस तरह के चारुल भी जिक्र कर रही हैं कि 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी है और इसको लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि कई ऐसी कमियां हैं, कई ऐसे लूपहोल्स हैं जिन पर काम करना चाहिए। उस वक्त भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि हाँ, यदि ऐसा है तो अग्निवीर योजना को लेकर हम प्रयासरत रहेंगे, हम काम करेंगे। और देखिए ऐसा हुआ भी। सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिया वो हरियाणा सरकार ने लिया। हरियाणा सरकार ने साफ कह दिया कि कुछ ऐसी पोस्ट होंगी जहां पर 10% का आरक्षण उनको दिया जाएगा, जो कि वाकई में एक अच्छी बात भी है, एक अच्छा इनिशिएटिव इसे कहा जाएगा, तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया। कहा, सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उनके साथ। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने अपनी पार्टी बीजेपी के सबका साथ सबका विकास अभियान को लेकर अपील की थी कि ये जरूरी नहीं है और पार्टी को अब ऐसा कहना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि पार्टी को इसकी जगह कहना चाहिए, जो हमारे साथ हम उनके साथ। देखिए इस खबर को जगह दी है अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर ही। इसके बारे में और जानकारी भी आपको दे दें। शुवेंदु ने कहा कि भाजपा बंद करे अल्पसंख्यक मोर्चा। बोले पीएम मोदी के बयान से कोई लेना देना नहीं, सफाई भी दे दी उन्होंने। देखिए शुवेंदु अधिकारी ने ये तमाम बड़ी बातें कही। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। शुवेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास कहना बंद करें, अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तारित सत्र को बुधवार को संबोधित किया जा रहा था और तब शुवेंदु अधिकारी ने बात कही। हालांकि आपको बता दें कि पीएम मोदी के बयान से कोई लेना देना नहीं, ये सफाई तक देते नजर आए। कुछ घंटे के बाद ही अपने बयान से पलट गए, सफाई दी कि मेरी व्यक्तिगत राय है। इस बयान को पीएम मोदी पार्टी और केंद्र सरकार के नारे सबका साथ सबका विकास से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। देखिए बहुत इस वक्त स्थिति बड़ी अजीबोगरीब बनी हुई है चारुल। चूंकि यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पार्टी गाइडलाइन से हटकर बयानबाजी हो रही है। यही ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में देखा गया। शुवेंदु अधिकारी भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। यानी क्या देखा जाए, क्या समझ में आ रहा है, क्या अनुशासनहीनता बीजेपी में अब आ गई है? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल भी है। और यानी देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कमोवेश यही हाल है, जहां पर अंतरकलह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी किसी और पर नहीं बल्कि अपनी पार्टी पर ही निशाना साध रही है। और इसी के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास की जगह छोड़कर जो हमारे साथ हम उसका विकास करेंगे, ये बात जो है इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि थोड़ी ही देर बाद उन्होंने इस चीज को कहा जा सकता है कि वापस ले लिया। और ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये ऐसे बयान हैं जो मुसीबत खड़ी कर सकते हैं आने वाले समय में, चाहे आप उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के बयान को ले लें या फिर अन्य राज्य में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इसलिए फिलहाल ये बड़ी बात इसलिए भी है चारुल, चूंकि डिसिप्लिन जो है, जो अनुशासन है, जिसकी हमेशा से बात बीजेपी करती नजर आई है। अब देखिए डिसिप्लिन को तोड़ कौन रहा है, डिसिप्लिन से आगे बढ़ कौन रहा है? वो भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। तब सवाल उठना, सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। क्योंकि देखिए आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, शुवेंदु अधिकारी जो कि अपने आप में बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में, वह ऐसी बातें कर रहे हैं तो सवाल उठना हम कह सकते हैं लाजमी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, बात डोडा की करते हैं। डोडा में 4 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई है, लेकिन बच निकले दहशतगर्द। आर्मी की खोजबीन जारी है। तो फिलहाल देखिए डोडा में 4 घंटे में 2 जगह मुठभेड़ हुई है, बच निकले दहशतगर्द। लगातार आर्मी की कोशिश यही है कि तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया जाए और कोशिश भी यही की जा रही है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से देखिए आपको बता दें कि जगह इस खबर को लगातार अलग अलग जगह दी गई है। डोडा में 4 जगह
4 घंटे में 2 जगह मुठभेड़ हुई। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों का दावा भी ये है कि जैश के आतंकवादी संगठन में कोई कश्मीर नहीं है, सब पाकिस्तानी। देखिए, तमाम तरीके से एंगल से जांच पड़ताल भी की जा रही है, क्योंकि इस वक्त आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो घाटी में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। तो डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में कैप्टन समेत 5 सुरक्षा बलों के शहीद होने वाले मामले में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के शैडो संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली गई है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि इन तमाम जो कह सकते हैं कि संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें टाइगर्स है, जैश ए मोहम्मद है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सैनिक ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, लगातार इनको खदेड़ा भी जा रहा है। अब देखिए, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं। उसी को लेकर आतंकवादियों की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन इन तमाम आतंकवादी घटनाओं को और आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना हमेशा तत्पर है, तैयार नजर आ रही है। बिल्कुल, जम्मू संभाग के डोडा जिले के देसा में आतंकियों और बीडीजी के बीच 4 घंटे के अंतराल में 2 जगह मुठभेड़ हुई है। इस दौरान आतंकियों की असॉल्ट राइफल के आगे बीडीजी की 303 भारी पड़ गई। 4 घंटे की मुठभेड़ के बावजूद भी आतंकी भागने में सफल रहे, लेकिन आतंकियों को अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। लेकिन इसी के साथ साथ देखिए, अगर हम पूरे इस मामले को देखें तो जिस तरह से कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली और फिर ये भी खुलकर सामने आ गया कि इस पूरे हमले में जो आतंकी हैं इनमें कश्मीरी कोई नहीं, पाकिस्तान के हैं। वहीं आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी हैं उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो आतंकी हमले हो रहे हैं, आतंकी दरअसल कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान से यहां पर आए हैं, इसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। हालांकि इस बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा था डीजीपी पर। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए का बयान सामने आया, कहा पूरे सिस्टम में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। एनटीए ने रविवार को देश भर के 557 और 14 विदेशी शहरों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का आयोजन किया था। हालांकि नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जाहिर की जा रही थी। इस संबंध में इनपुट मिलने के बाद पटना पुलिस ने रविवार रात कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की। हालांकि अब एग्जाम एजेंसी ने दावों का खंडन कर दिया है। तो सिस्टमैटिक फेल्यूर नहीं है, ये बात एनटीए ने कहा है। लगातार छापामार कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि पूरा मामला लगातार तूल पकड़ा हुआ है। और इस खबर को तमाम अखबारों ने जगह दी है। नीट पेपर लीक मामले में एनटीए का बयान कि पूरे सिस्टम में कोई फेल्यूर नहीं है, यानी कि सिस्टमैटिक फेल्यूर आप इसे नहीं कह सकते। किन्हीं किन्हीं जगह पर ऐसी घटना सामने आई थी। एनटीए ने रविवार को देश भर के 557 और 14 विदेशी शहरों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 का आयोजन किया था। हालांकि नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन फिलहाल तो देखिए, ये एनटीए की ओर से कह दिया गया है कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ था। जिस तरह से नीट को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे, एनटीए की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे में ये स्पष्ट हो गया कि एनटीए का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंकाएं जताई जा रही थी, उसमें यह है कि सिस्टम फेलियर तो कुछ नहीं हुआ था। हालांकि इसको लेकर बयानबाजी का दौर आपने देखा कि किस तरह से शिक्षा मंत्री हड़बड़ी में जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बाद में स्थिति साफ होती है, पेपर लीक भी हुआ, अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया, यहां तक कि मामले को सीबीआई को भी सौंपा गया। अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब एनटीए का बड़ा दावा है कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर इसमें नहीं था। अगर नहीं था तो फिर वजह क्या रही, क्योंकि शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठने लगे थे। जब 24 लाख छात्र प्रदर्शन करें तो देखना दुखद होता है। जाहिर सी बात है, आज भी देखिए इस पूरे मसले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई थी। एनटीए को भी पूछा था कि पेपर लीक आखिरकार हुआ तो कहाँ से हुआ। यदि आप सिस्टम फेल्यूर का जिक्र कर रहे हैं कि सिस्टम फेल्यूर नहीं हुआ, तो उससे पहले भी कई बार लताड़ खा चुका है। एनटीए भी कहा चुका है कि आप पहले सबसे पहले ये बताइए कि किस क्षेत्र से, किस जगह से पेपर लीक हुआ, इसके बारे में आगे सोचा जाएगा। और इस संबंध में इनपुट मिलने के बाद पटना पुलिस ने, आपको बता दें, इसी वजह से कई जगहों पर छापामार कार्रवाई की। हालांकि अब एग्जाम एजेंसी ने दावों का खंडन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। अजित गुट के कई नेताओं ने शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है।
देखिए ये पहले से ही कहा जा रहा था महाराष्ट्र में कि अजित गुट के कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि शरद पवार गुट के कांटेक्ट में हैं और इसी के साथ तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या शरद पवार की पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं अजित पवार के नेता। तो अब देखिए ये साफ हो गया है, ना सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं बल्कि ज्वाइन कर भी लिया है। तो ये बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अजित पवार के कई नेताओं ने भ्रष्ट शरद पवार की एनसीपी का दामन थामा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चाचा शरद पवार के भतीजे अजित पवार की एनसीपी में बड़ी सेंध मारी है। अजित पवार को उनके ही चार टॉप नेताओं ने गच्चा दे दिया है। इसकी वजह से शरद पवार की सेंध मारी। जी हां, अजित पवार की एनसीपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जाहिर सी बात है, खबर इसलिए बड़ी खास हो जाती है चारू, क्योंकि एक तो कह सकते हैं कि प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था बीजेपी का, और अजित पवार में यदि हम देखें उस गुट का, तो जाहिर सी बात है कि अब दिक्कतें बढ़ना लाजमी भी हैं। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव भी चल रहा था तब भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे अपने तमाम विधायकों को ही, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अजित पवार का गुट हो, तमाम विधायकों को अंडरग्राउंड करने की कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए तमाम बैरिकेडिंग करने के बाद भी, बाड़ेबंदी करने के बाद भी इन तमाम लोगों को नहीं बचाया जा सका। जिसको जाना था वो आखिरकार शरद पवार के गुट में शामिल हो ही गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं चालू। बिल्कुल, लेकिन अजित पवार गुट छोड़ने वाले नेताओं में पिंपरी चिंचवड़ इकाई के प्रमुख अजित गहाणे, पिंपरी छात्र इकाई के प्रमुख यश साने, पूर्व नगर सेवक राहुल भोसले और पंकज भालेकर शामिल हैं। ये सभी इस वीकेंड तक शरद पवार की गुट में शामिल होंगे। अजित की पार्टी में सेंधमारी करके चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने अपने सियासी पावर का परिचय दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथरस भगदड़ मामले पर भोले बाबा का बयान आया, कहा जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 123 लोगों के मारे जाने की खबरें आई थी, जिसके बाद स्वयंभू नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की प्रतिक्रिया। इन्होंने कहा कि वो इस घटना के बाद से बहुत परेशान चल रहे थे, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है। जो इस धरती पर आया उसे जाना ही है। देखिए, एक तो लंबे अरसे तक गायब रहने के बाद बाबा मीडिया के सामने आते हैं, उसके बाद इस तरह की बयानबाजी करके माहौल को और ख़राब करने की कोशिश की जाती है। तो जो आया है वो जाएगा। इस तरह की बयानबाजी करते हुए ये बाबा आपको नज़र आएगा, जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, जिसको 124 मौतों का जिम्मेदार ठहरना चाहिए था, वह मीडिया के सामने आके कुछ नहीं बोलता, और जब बोलता है तो कुछ ऐसा बोलता है कि देखिए जो आया है वो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वही बाबा है जिसमें अंधविश्वास इस कदर लोगों पे हावी है कि अब ये बाबा इस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि देखिए इस खबर को छापा गया है। What has happened will happen. भोले बाबा on 121 stamped death। देखिए 121 मौतों के बाद में बाबा ये बोलते हैं what has to happen will happen। जो होता है वो होके ही रहेगा, जिसको आना है वो जाएगा। तो अब देखिए किस तरीके से बाबा इस तरह के बयानबाजी देकर लोगों के जो भावना है उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम पहले भी आपसे कहते आए हैं, आपको समझाते आए हैं कि विश्वास और अति विश्वास, यूँ कह सकते हैं अंधविश्वास में एक महीन सी बारीक सी लाइन होती है। उस बारीक सी लाइन को आप समझिए, पहचानिए। जो स्वयं भू बाबा बन के बैठे हुए हैं उनके बीच, उनको लेकर आप कम से कम अपनी श्रद्धा को उनके हाथ पे मत सौंपिए, क्योंकि वह बाबा हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल, देखिए यही वाली बात सबसे अहम चीज़ है कि नारायण साकार हरि के पास लोग जाते थे ये सोचकर कि वो जान भी बचा सकते हैं, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उससे भी जान दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति यानी ऐसे बाबा पर भरोसा, और उसके बाद जब इस तरह की घटना हो जाती है, 123 लोगों की मौत होती है, तो नारायण साकार हरि ये कह देते हैं कि देखिए जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, ये सब कुछ भगवान की करनी है। तो ये उन लोगों के लिए एक बड़ा बयान भी है और उनकी आस्था पर एक गहरी ठोक भी है, या कहा जा सकता है गहरी ठोस भी लगी है, ये कहकर कि देखिए जो होना है वो होकर ही रहेगा। और नारायण साकार हरि से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, उन्हें ये भरोसा था कि बाबा चमत्कार करते हैं।
तो फिलहाल सभी ने देख लिया और अब हम आपको यही समझा रहे हैं कि आगे भी ऐसी दुखद घटनाएं नहीं हो। आप विश्वास में अंधविश्वास में फर्क करना सीखें, यही हमारी उम्मीद भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार 28 लाख घटे हैं, बेरोजगार में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार के 28 लाख की गिरावट देखने को मिली है। बेरोजगारों की संख्या करीब 1 करोड़ बढ़ गई है। इससे देश में बेरोजगारी दर जून में बढ़कर 9.2% पहुंच गई है। संगठित क्षेत्र में रोजगार 28 लाख घटे हैं। बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ये देखिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। तो इस खबर को हम आप तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं किस तरीके से जो रोजगार है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। तो फिलहाल देखिए ये चौंकाने वाला खुलासा भी है, क्योंकि लगातार उम्मीद जनता को होती है सरकार से, लेकिन इस तरह की जब खबरें आती हैं तब कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए इस खबर को अमर उजाला ने जगह दी है। असंगठित क्षेत्र में कुल रोजगार में 28 लाख की गिरावट देखने को मिली है, जो अपने आप में बड़ी बात है। गर्मी व मानसून का भी जिक्र इसमें किया गया है। देखिए इस खबर को यहाँ जगह दी गई है, तो इसके बारे में ज़रा आपको बता भी देते हैं। गर्मी व मानसून में देरी से असंगठित क्षेत्र के लिए जून अच्छा नहीं रहा है। निर्माण क्षेत्र की बात करी जाए तो निर्माण क्षेत्र में 1.7 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लगा है, उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया है। रिपोर्ट में दावा क्या किया गया, जरा ये जान लीजिए कि भीषण गर्मी ने रोजगार के लिहाज से निर्माण क्षेत्र को झटका दिया। इस क्षेत्र में जून की हम जिक्र कर रहे हैं तो 1.7 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। चिंता की बात तो ये कि इस क्षेत्र में मार्च 2024 से ही रोजगार में लगातार गिरावट आ रही थी। व्यवसायियों के बीच भी 50 लाख की गिरावट रही। पूरा नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। काफी हद तक मॉनसून इसका जिम्मेदार रहा। तो देखिए कृषि क्षेत्र की बात करें, 1.3 करोड़ श्रमिकों को काम नहीं मिल पाया। यहाँ पे देखिए ये एक बेरोजगारी का आलम रहा। दूसरी ओर जो दैनिक वेतन भोगी हम जिसे कहते हैं, वेतन भोगियों की जो नौकरियां हैं वो 28 लाख हालांकि बढ़ गई, लेकिन किस तरीके से बेरोजगारी की दर है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जून के बाद जो जुलाई और अगस्त का महीना आएगा उसमें कहीं ना कहीं वापस से हाइप देखने को मिल सकती है, यानी कि वापस से नौकरियां आने की संभावना जाहिर की जा रही है। जो कि बहुत जरूरी भी है, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष सरकार को घेरता है। और न सिर्फ विपक्ष बल्कि छात्र भी अक्सर इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की तैयारी जारी है। नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। ओलंपिक्स 2024 शुरू होने में अब बस कुछ दिन बाकी हैं। पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी अब अपने देश के लिए मेडल जीतने की आखिरी तैयारी में लगे हैं। इस साल के ओलंपिक्स फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो रहे हैं। खेलों का औपचारिक उद्घाटन 26 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही कुछ मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल देखिए पूरे पेपर अमूमन तो सभी इसी खबर से भरे हुए हैं। देखिए इस खबर को हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स में आप अमूमन सभी पेपर्स को देखेंगे तो ओलंपिक का जिक्र किया जा रहा है। तो पदक के लिए पुरुष के साथ ताल ठोक रही है अंतिम। लंबे समय से पुरुष पहलवान विकास के साथ तैयारी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ देखिए चाहे हम अंतिम बंगाल की बात करें जो कि पुरुष पहलवानी के विकास को लेकर अब महिला पहलवानी में क्या पदक मिल पाएगा देखने वाली बात होगी। मां के संघर्ष को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है ज्योति। महिला एथलीट की मां विशाखापट्टनम के अस्पताल पहुंच चुकी। सफाई कर्मी, देखिए तमाम बड़ी बातें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक अच्छी चीज ये भी है कि हर बार हम देखते थे कि महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार जो भागीदारी है वो पुरुषों की ज्यादा है। यानी 117 खिलाड़ी हैं, जिसमें से 47 महिलाएं हैं और 70 पुरुष हैं। लेकिन 61% खिलाड़ियों का ये पहला ओलंपिक है, तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ
एक्सपीरियंस के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि फील्ड एक नया रहने वाला है, यानी पहला तजुर्बा जो होगा वो सिखा भी सकता है और इंसान इससे सीख भी सकता है। वहीं अगर हम कहें नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें जरूर हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा की रही थी, उसने सभी की निगाहें जो हैं वो ओलंपिक्स में तो खींची ही थी, लेकिन ये भी था कि यूथ पर अगर भरोसा करे और अगर यूथ अपनी लाइफ को सही से यूटिलाइज करे तो बहुत अच्छा लेकर जा सकता है, देश का नाम भी रोशन कर सकता है। देखिए, उम्मीद ये भी है ना कि टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन भारत ने किया था, वहीं से हम कह सकते हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा लगातार बूस्ट हुआ है, और यही हम चाहेंगे कि पेरिस ओलंपिक में भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा पदक हासिल किए जा सकें। इससे पहले देखिए किस तरीके से जब टीम रवाना हो रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की थी, सभी से बात करने की कोशिश की थी, नीरज चोपड़ा से भी बात की थी, सभी तमाम बड़े खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। दिल्ली में तमाम खिलाड़ी मौजूद भी थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना था कि देखिए पदक लेके आइए, ये हो सकता है, लेकिन खेल को खेल की तरह खेलिए, खेल को खेल की नीयत से खेलिए, हार जीत तो चलती ही रहती है। तो किस तरीके से आपने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन तो हम कर ही चुके हैं, अब आगे हम पेरिस ओलंपिक में भी अपना झंडा गाड़ पाएंगे, यही हमारी उम्मीद भी है और तमाम भारतीयों की उम्मीद भी यही है। बिल्कुल, और इसी के साथ अखबार की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।